हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब वंस अगेन। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन को कैसे कंफर्म किया दो साइंटिस्ट मिचेल्सन एंड स्टाल ने मिलकर। इसके पहले वाली जो वीडियोस हैं हम उनमें बात कर चुके हैं डिटेल में कि डीएनए कैसे रेप्लिकेट होता है। तो एक बार फिर बोल देते हैं व्हाई डीएनए रेप्लिकेशन इज इंपॉर्टेंट। बिकॉज जब सेल डिवाइड होता है तो दोनों डॉटर सेल्स में इक्वल अमाउंट का डीएनए जाना चाहिए। अगर अनइक्वल डीएनए डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो एक सेल के पास ज़्यादा डीएनए चला जाएगा, एक सेल के पास कम डीएनए चला जाएगा, जिसके वजह से दोनों ही सेल एबनॉर्मल होंगे। एक के पास हाइपर डीएनए, एक के पास हाइपो डीएनए, तो जिसके वजह से क्रोमोसोमल बैलेंस बिगड़ जाएगा और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ना होने के कारण बहुत सारी एबनॉर्मलिटीज देखने को मिल सकती हैं। तो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए कौन से एंजाइम्स यूज होते हैं, प्रोसेस कैसे होता है, कब क्या चीज़ होती है, हर एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हम अपनी प्रीवियस वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आपने अगर अभी तक डीएनए रेप्लिकेशन की वीडियो नहीं देखी है तो ये वीडियो आपको कुछ समझ में नहीं आएगी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर इस वीडियो को समझना है तो पहले फर्स्ट सेशन नंबर 8 देखिए, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है। इस वीडियो का आप डिस्क्रिप्शन चेक करो तो आपको सेशन नंबर 8 का लिंक मिल जाएगा, जहां पर हमने डीएनए रेप्लिकेशन की डिटेल में बात की है। और अब तक अगर हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको ऐसे बहुत सारी वीडियोस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन का कंफर्मेशन, कि एक डीएनए जब रेप्लिकेट होता है तो उसमें 50% डीएनए पेरेंट्स का होता है और 50% न्यू डीएनए बनता है। और ये न्यू डीएनए बाहर से नहीं आता है, ये न्यू डीएनए न्यूक्लियस के न्यूक्लियोप्लाज्म में जो नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होते हैं, जो न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं, उसी से ये नया स्ट्रैंड बनता है। फिर बोल रही हूँ कि प्रीवियस सेशन देखो तो आज का सेशन समझ में आएगा, आज का सेशन वरना पूरा का पूरा बाउंसर चला जाएगा अगर आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी तो चलो इसका थ्योरी देख लेते हैं। सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन मतलब दिस इज द एक्सपेरिमेंटल कंफर्मेशन। ये एक्सपेरिमेंट करके प्रूव किया गया कि जो पेरेंट डीएनए होता है वो पेरेंट डीएनए में से हमको दो डॉटर डीएनए मिलती है और पेरेंट डीएनए के स्ट्रैंड्स वापस इकट्ठे हो जाते हैं। मतलब पेरेंट डीएनए का स्ट्रैंड अलग अलग होता है तो उन पेरेंट डीएनए को देखकर दो डॉटर डीएनए बनता है, और फिर जब ये दो डॉटर डीएनए अलग हो जाते हैं तो पेरेंट डीएनए वापस एक साथ जुड़ जाते हैं। मतलब उनके पास से सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स निकल जाती हैं और वो जो दो स्ट्रैंडेड सेपरेट हुए थे वो अब वापस से एक साथ आ जाते हैं। ठीक है, ऑल राइट। तो अब देखो आपको सबसे पहला पॉइंट क्या बताया गया है एक्सपेरिमेंटल कंफर्मेशन में, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन इन न्यूली फॉर्म्ड डीएनए मॉलिक्यूल वन स्ट्रैंड इज ओल्ड। देखो अगर मैं आपको ड्रॉ करके बताऊं तो क्या बोला गया है हमको यहाँ पर कि जो न्यूली फॉर्म्ड डीएनए होता है, ऐसा इमेजिन करो कि ये आपका ओल्ड डीएनए है, ये ओल्ड यानी कि पेरेंट्स का डीएनए है। तो ये एक और यहाँ पर एक, यहाँ पर ढेर सारे सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स अटैच्ड हैं जो इन दोनों स्ट्रैंड को अलग अलग रख रहे हैं। ये दोनों स्ट्रैंड्स अलग अलग हैं तो यहाँ पर अब क्या बनेगा, कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस डीएनए पॉलीमरेज की मदद से और आरएनए प्राइमर की मदद से यहाँ पर एक नया स्ट्रैंड बनेगा, यहाँ पर एक नया स्ट्रैंड बनेगा। हालांकि एक स्ट्रैंड लीडिंग स्ट्रैंड होगा, एक स्ट्रैंड लैगिंग स्ट्रैंड होगा। जो लैगिंग स्ट्रैंड होगा उसको ज्वाइन करने के लिए हम डीएनए लाइगेज की मदद लेते हैं। और ये जो मैंने अभी बोला इसका मीनिंग अगर समझना है तो प्रीवियस वीडियो देखो कि लीडिंग स्ट्रैंड क्या होता है, लैगिंग स्ट्रैंड क्या होता है। तो बेसिकली आपका ऐसा जो डीएनए है, इस डीएनए का कॉपी बनाने के लिए हम पहले इसके दोनों स्ट्रैंड्स को अलग करते हैं। दोनों स्ट्रैंड्स को अलग करने के बाद आपको दो डॉटर डीएनए मिलता है। ठीक है, अब ये दो डॉटर डीएनए को हम कट करके अलग से निकाल देते हैं। क्या किया देखो, इमेजिन करो कि ये डीएनए ऐसा है, ये रेप्लिकेशन बबल है, तो ये आगे जाके वापस से ये डीएनए कंटिन्यू हो गया होगा। ये बीच में सिर्फ रेप्लिकेशन बबल बना है तो हम क्या करेंगे, इतने पार्ट को कट करके निकाल लेंगे, जितना डीएनए कॉपी हुआ है उसको कट करके निकाल लेंगे एंजाइम की मदद से। ठीक है, एंडोन्यूक्लियस की मदद से। तो यहाँ पर हमको दो न्यू डीएनए देखने को मिले। अब ये पार्ट तो कट करके निकल गया, ये पार्ट क्या हो गया, कट करके निकल गया, तो ये पार्ट और ये पार्ट वापस जुड़ जाएंगे, ये सिंगल स्ट्रैंडेड प्रोटीन्स भी बाहर आ जाएंगे। तो अब ये जो अलग अलग पार्ट हो गया था, ये पार्ट वापस से जो डॉटर मॉलिक्यूल्स है वो निकल जाते हैं, और जो पार्ट अलग हो गया था वो न्यू न्यूक्लियोटाइड बेसेस आते हैं और हमारे
पुराने डीएनए को वापस कंप्लीट कर देते हैं। तो एक चीज़ हमेशा याद रखो कि जब भी डीएनए रेप्लिकेशन आप करते हो तो आपका जो पुराना डीएनए है उसमें से आपको न्यू डीएनए मिलता है, लेकिन पुराना डीएनए कहीं गायब नहीं होता है, पुराना डीएनए वापस जुड़ जाता है। समझ में आ रही है आपको बात? एंड दिस इज नोन एज सेल डिवीजन का रेप्लिकेशन। इसको हम बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। क्या बोलते हैं इसको हम? डीएनए रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन मतलब एक चीज़ का कॉपी बनाना, एक चीज़ को ख़त्म नहीं कर देते हैं हम। हमारे पास ओरिजिनल डीएनए था और उस ओरिजिनल डीएनए का हमने कॉपी बनाया और ओरिजिनल डीएनए वापस अपने ओरिजिनल स्टेट में चला गया। सो दिस इज़ द ओरिजिनल डीएनए, पेरेंट डीएनए, जिसकी मदद से हमको 2 डॉटर डीएनए मिले थे और जो पेरेंट डीएनए है वो वापस से अपने ओरिजिनल स्टेट में चला गया। तो देखो यहाँ पर थियोरी में क्या बोला गया है, इन सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन न्यूली फॉर्म्ड डीएनए मॉलिक्यूल, वन स्ट्रैंड इज ओल्ड। एक स्ट्रैंड कैसा होता है, देखो जो ब्लैक कलर का स्ट्रैंड है वो पेरेंट स्ट्रैंड है। सो वन स्ट्रैंड इज ओल्ड एंड द अदर स्ट्रैंड इज न्यूली सिंथेसाइज्ड। मतलब जो ब्लैक स्ट्रैंड है वो ओल्ड स्ट्रैंड है, वो पेरेंट का स्ट्रैंड है। पेरेंट से वो स्ट्रैंड बच्चे को मिला है, यानी कि वो कंजर्व हो गया है। कंजर्व करना मतलब बचा के रखना, आगे पास करना। जैसे बोलते हैं ना कंजर्वेशन ऑफ नेचर, अभी पेड़ पौधे बचाओगे तो आने वाली जनरेशन को पेड़ पौधे देखने मिलेंगे। उसी तरीके से डीएनए, पेरेंट्स का जो डीएनए है वो बच गया, वो डीएनए आगे कॉपी हो गया, तो इसको हम बोलते हैं कंजर्व करना, ओरिजिनल डीएनए को बचा के रखना। तो ओरिजिनल डीएनए का 50% पार्ट है और नया जो 50% पार्ट है वो न्यू बना है। ओके, ऑल राइट। और इसीलिए तो इसको सेमी कंजर्वेटिव बोलते हैं। कैसा टाइप का डीएनए रेप्लिकेशन बोलते हैं इसको? सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। देखो जब स्टार्टिंग में डीएनए रेप्लिकेशन के ऊपर डिस्कशन चल रहा था तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने मिलकर अलग अलग थ्योरी बनाई कि डीएनए सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेट होता है या डिस्पर्सिव फॉर्म में रेप्लिकेट होता है या टोटली कंजर्वेटिव फॉर्म में डेवलप होता है। मतलब देखो 3 थ्योरी दी गई थी हमको डीएनए रेप्लिकेशन की, एक कंजर्वेटिव थ्योरी, एक डिस्पर्सिव थ्योरी और एक सेमी कंजर्वेटिव थ्योरी। कंजर्वेटिव थ्योरी में क्या बोला गया था हमको कि हमारा जो पेरेंट स्ट्रैंड होता है हमको वैसे ही दोनों इक्वल डॉटर स्ट्रैंड देखने को मिलते हैं। मतलब जैसा पेरेंट स्ट्रैंड है वैसे ही डॉटर स्ट्रैंड देखने को मिलेंगे। ये कंजर्वेटिव थ्योरी का अजम्पशन था। डिस्पर्सिव थ्योरी में क्या बोला गया था हमको कि आपका जो पेरेंट स्ट्रैंड है, सॉरी ये मैंने बहुत वाहियात तरीके से डायग्राम बना दिया है, आई एम सो सॉरी, इसको ना एक्चुअली मैं ऐसा बनाती हूँ। डिस्पर्सिव थ्योरी में हमको क्या बोला गया था कि आपका जो पेरेंट स्ट्रैंड है ये दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो जाते हैं और दोनों स्ट्रैंड को कंपनसेट करने के लिए नया स्ट्रैंड बनता है और वो नया स्ट्रैंड कुछ ऐसा रहता है मिला जुला, मतलब कुछ कुछ ओल्ड स्ट्रैंड कुछ कुछ न्यू स्ट्रैंड होगा। तो ये मतलब कंफर्म नहीं था कि कहाँ पे ओल्ड कहाँ पे न्यू, मतलब पूरा का पूरा नया स्ट्रैंड न्यू नहीं बन रहा है। कुछ उसमें ओल्ड स्ट्रैंड के न्यूक्लियोटाइड बेसिस भी हैं, कुछ न्यू स्ट्रैंड के बेसिस भी हैं। मतलब बोलते हैं ना डिस्पर्सिव मतलब इनकम्प्लीट, उसमें प्रॉपरली कुछ भी नहीं होता था। और फाइनली सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन का अजम्पशन क्या था कि आपका जो पेरेंट डीएनए रहता है इसके 2 स्ट्रैंड्स डिवाइड होते हैं और इन दोनों स्ट्रैंड्स के साथ एक नई स्ट्रैंड जुड़ती है। तो आपको जो डॉटर डीएनए देखने को मिलता है वो डॉटर डीएनए कैसा देखने को मिलता है, कुछ इस तरीके से, जहाँ पर क्या होगा, जहाँ पर आपका जो भी डॉटर डीएनए है उसमें आपको 50% पेरेंट का डीएनए देखने को मिलेगा और 50% न्यू डीएनए देखने को मिलेगा। तो ये एक्सपेरिमेंट कंफर्म कैसे किया मीसलसन एंड स्टाल ने? आई एम सो सॉरी, ये एक्सपेरिमेंट कंफर्म कैसे किया मीसलसन एंड स्टाल ने? ये 3 अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स थे। तो इनमें से कंक्लूजन कैसे निकला कि डीएनए सेमी कंजर्वेटिव मोड ही फॉलो करता है, वो कंजर्वेटिव मोड क्यों नहीं फॉलो करता या वो डिस्पर्सिव मोड क्यों नहीं फॉलो करता, इसके ऊपर हम थ्योरी देख लेते हैं। तो इतना आपको इंट्रोडक्शन समझ में आया है। पहले तो ये समझ लो सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन मतलब क्या। जो पेरेंट स्ट्रैंड होता है वो पेरेंट स्ट्रैंड सेपरेट करके डॉटर स्ट्रैंड्स बनवाता है और जब डॉटर स्ट्रैंड्स बन जाती हैं तो पेरेंट स्ट्रैंड वापस जुड़ जाता है। पेरेंट स्ट्रैंड गायब नहीं होता है, वो वहीं रहता है, बस वो कुछ समय के लिए सेपरेट हो जाता है। और जब डॉटर स्ट्रैंड बनने का काम खत्म हो जाता है तो पेरेंट स्ट्रैंड वापस इकट्ठा हो जाते हैं और डॉटर स्ट्रैंड खुद से अलग कर देते हैं। तो अब देखते हैं सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन को कैसे प्रूव किया गया, उसकी थ्योरी के बारे में। तो अब हम देख लेते हैं कि मीसलसन और स्टाल ने
कैसे हमको प्रूव करके बताया कि डीएनए रेप्लिकेशन ना ही कंजर्वेटिव टाइप का है ना ही डिस्पर्सिव टाइप का है, वो सेमी कंजर्वेटिव टाइप का है। तो यहाँ तक हम कैसे पहुँचे, इस कंक्लूजन तक हम कैसे पहुँचे, उसका डिस्कशन हम कर लेते हैं। आपके टेक्स्ट बुक में अब जो मैं थ्योरी पढ़ने जा रही हूँ ना, बहुत कंफ्यूजिंग तरीके से दी गई है। मैं हर एक पॉइंट को सिंप्लीफाइड तरीके से एक्सप्लेन करूँगी, तो जो पॉइंट मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आप उसको अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करके अपना खुद का नोट्स बनाना। टेक्स्ट बुक का पॉइंट अगर आप पढ़ने जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, तो टेक्स्ट बुक के पॉइंट को सिर्फ सुनो और उसका एक्सप्लेनेशन क्या है वो याद रखो, ठीक है। तो सबसे पहले देखो आपको क्या बताया गया है, साइंटिस्ट के बारे में बताया गया है। इट इज एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड बाय मैथ्यू मीसलसन एंड फ्रैंकलिन स्टाल इन 1958 बाय यूजिंग इक्विलिब्रियम डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक। सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन को एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने के लिए मीसलसन एंड स्टाल, ये जो दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने कौन से टेक्निक की मदद ली, सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक, इक्विलिब्रियम डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक। इक्विलिब्रियम डेंसिटी ग्रेडियंट यानी क्या होता है, समझो कि आपने ऐसा एक ट्यूब लिया है और ट्यूब के अंदर आपने शुगर और वाटर का सोल्यूशन लिया है। क्या लिया आपने, शुगर और वाटर का सोल्यूशन लिया है। वाटर प्लस शुगर, शुगर जब डिसॉल्व हो जाती है तो वो नीचे से, मतलब या अगर शुगर कम डाली है तो वो वाटर में डिसॉल्व हो जाएगी और पता भी नहीं चलेगा कि इस पानी में शक्कर है। लेकिन अगर समझो मैंने इतनी सारी शुगर इतने से पानी में डाली तो वो पानी पूरा डार्क, एकदम ऐसे मैला मैला दिखने लगेगा, टर्बिड कलर का दिखने लगेगा, और वो जो शुगर है उस शुगर की हमको एक अलग ही लेयर देखने को मिलेगी। समझ में आ रही है बात। आपको एक और बेस्ट एग्जांपल मैं देती हूँ, वाटर और ऑयल का। किसका एग्जांपल बात करेंगे हम, वाटर और ऑयल के बारे में बात करेंगे। जब भी आप वाटर और ऑयल को मिक्स करते हो तो आपको क्या देखने को मिलता है कि ऊपर ऑयल की लेयर आ जाती है और नीचे वाटर डिपॉजिट हो जाता है। ठीक इसी तरीके से हमारे साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने सीजियम क्लोराइड का सोल्यूशन लिया। क्या लिया उन्होंने, सीजियम क्लोराइड का सोल्यूशन लिया। ये सीजियम क्लोराइड एक ऐसा पर्टिकुलर सोल्यूशन है जो सेंट्रीफ्यूगेशन करने के लिए हेल्प करता है। मतलब सीजियम क्लोराइड हैवी मॉलिक्यूल है, डेफिनेटली वाटर से हैवी है। सीजियम क्लोराइड वाटर से हैवी मॉलिक्यूल है, तो इसको जब आप ट्यूब में डालोगे तो आपको क्या दिखाई देगा कि नीचे जाने के बाद ये सीजियम क्लोराइड मॉलिक्यूल एक जगह पे रिंग जैसा स्ट्रक्चर बना रहा है, मतलब बैंड जैसा स्ट्रक्चर हमको देखने को मिल रहा है। मतलब ऐसा इमेजिन करो कि आपने वाटर के अंदर सीजियम क्लोराइड मिक्स किया है। क्या मिक्स किया आपने, वाटर के अंदर सीजियम क्लोराइड मिक्स किया, और ये सीजियम क्लोराइड डिसॉल्व होने के बाद एक बैंड जैसा स्ट्रक्चर बना रहा है। मतलब इधर पे जमा हो गया, ये सीजियम क्लोराइड इधर पे जमा हो गया। ये हैवी मॉलिक्यूल है, सीजियम क्लोराइड क्या है, हैवी मॉलिक्यूल है। तो हमने यही टेक्निक यूज़ की, सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक यूज़ की हमने। सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक मतलब क्या होता है, मैंने इसके बारे में डिटेल में रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन के चैप्टर में बताया है। अब तक अगर आपने चैप्टर नंबर 8 नहीं देखा है तो प्लीज़ हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहाँ पर आपको चैप्टर नंबर 8 की सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो बेसिकली सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब क्या होता है, जब भी आप किसी चीज़ को हाई स्पीड में रोटेट करते हो तो जो हैवी मॉलिक्यूल्स है वो नीचे सेटल हो जाते हैं और जो लाइट मॉलिक्यूल्स हैं वो सुपरनेटेंट में आ जाते हैं। सुपरनेटेंट यानी कि ट्यूब का ऊपर वाला पार्ट, और नीचे सेडिमेंटेशन मतलब जो हैवी पार्ट है। तो जब हमने इस ट्यूब को हाई स्पीड में रोटेट किया, 1000 रेवोल्यूशन पर मिनट, 3000 रेवोल्यूशन पर मिनट की स्पीड पे जब मैंने इस ट्यूब को रोटेट किया, मतलब सेंट्रीफ्यूज करके एक पूरा का पूरा मशीन आता है। उस मशीन में आप इन ट्यूब्स को बिठाते हो, वो मशीन चालू करते हो तो अंदर ही अंदर ट्यूब्स घूमने लग जाते हैं, और ट्यूब्स के ऊपर हम एक ढक्कन लगा देते हैं, कॉर्क लगा देते हैं, जिसकी मदद से सोल्यूशन बाहर नहीं पलटेगा। तो वो ट्यूब इतने स्पीड से घूमते हैं, इतने स्पीड से घूमते हैं कि जो जितना भी हैवी मॉलिक्यूल है वो नीचे सेटल हो जाएगा और ऊपर ऊपर सिर्फ लाइट मॉलिक्यूल बचेगा। तो इसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक। क्या बोलते हैं इसको हम, सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक। डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक मतलब क्या होता है, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो नीचे सेटल हो जाएगा। डेंसिटी यानी कि वेट, मॉलिक्यूलर वेट एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो वाटर और सीजियम क्लोराइड के बीच में अगर कंपैरिजन करें तो सीजियम क्लोराइड की डेंसिटी ज़्यादा है, इसीलिए जब हम इस सोल्यूशन को हाई स्पीड में रोटेट करेंगे तो आपका सीजियम क्लोराइड नीचे सेटल हो जाएगा, और जहाँ पर सीजियम क्लोराइड सेटल हो जाएगा वहाँ पर आपको एक बैंड लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो देखो आगे क्या बताया गया है कि फ्रैंकलिन स्टाल एंड मैथ्यू मीसलसन ने ये टेक्निक यूज़ की, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक उन्होंने यूज़ की। क्या किया उन्होंने ये टेक्निक यूज़ करके, एक एक पॉइंट करके समझने की कोशिश करना।
Michelson and Stahl in 1958 performed an experiment to prove semi-conservative mode of replication. Michelson and Stahl ने ये जिम्मेदारी उठाई कि हम प्रूव करके बताएंगे कि डीएनए कैसे रेप्लिकेट होता है, कंजर्वेटिव मेथड के हिसाब से, डिस्पर्सिव मोड में या फिर सेमी कंजर्वेटिव मोड में। तो मैथ्यू मिचेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टाल ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई कि हम प्रूव करेंगे कि आपका जो डीएनए है, मतलब कोई भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म या प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का जो डीएनए है वो सेमी कंजर्वेटिव मोड के हिसाब से रेप्लिकेट होता है। तो ये कैसे प्रूव किया उन्होंने? एक चीज़ तो हमको पता चल गई कि उन्होंने टेक्निक कौन सी यूज़ की, इक्विलिब्रियम डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक। याद रखो ये टेक्निक का नाम एग्जाम में पूछा जाता है, एंट्रेंस में आता है कि मिचेल्सन एंड स्टाल ने कौन सा टेक्निक यूज़ किया था सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन प्रूव करने के लिए। सो इक्विलिब्रियम डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक क्या होता है इस टेक्निक में, वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट कैसे किया वो देख लेते हैं। दे कल्चर्ड, कल्चर करना मतलब क्या होता है, प्लीज अंडरलाइन करो, मैं जो जो चीजें बोल रही हूँ अंडरलाइन करके बुक में लिखते जाओ। दे कल्चर्ड बैक्टीरिया ई कोलाई, कल्चर करना यानी कि ग्रो करना, ओके। तो मैथ्यू मिचेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टाल ने क्या किया, उन्होंने ढेर सारे ई कोलाई के बैक्टीरिया लिए और उन ई कोलाई बैक्टीरिया को उन्होंने इस मीडियम के अंदर ग्रो किया। इस मीडियम में नहीं, उन्होंने एक मीडियम लिया, ऐसे एक नॉर्मल मीडियम लिया और इस मीडियम के अंदर उन्होंने ई कोलाई ग्रो किया। ये जो अपना न्यूट्रिएंट मीडियम है, क्या बोलते हैं इसको, हम न्यूट्रिएंट मीडियम बोलते हैं। ये जो अपना न्यूट्रिएंट मीडियम है इसमें स्पेशल सोर्स होता है नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन ये स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है किसी भी न्यूट्रिएंट मीडियम की, नाइट्रोजन होना ही चाहिए। तो मिचेल्सन एंड स्टाल ने क्या किया, नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट है ये उनको पता था, तो उन्होंने नाइट्रोजन के साथ ही फेरबदल कर दी। उन्होंने दो टाइप का नाइट्रोजन यूज़ किया, उन्होंने दो अलग अलग टाइप के नाइट्रोजन यूज़ किए। एक उन्होंने नाइट्रोजन का लाइट आइसोटोप यूज़ किया N14 और एक उन्होंने नाइट्रोजन का हैवी आइसोटोप यूज़ किया N15। N15 जो है वो N14 के कंपैरिजन में हैवी है क्योंकि उसमें एक मॉलिक्यूल, मतलब एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन जो भी है वो ज़्यादा है। समझ में आ रही है बात? तो देखो क्या किया हमारे साइंटिस्ट ने, सबसे पहले उनको डीएनए रेप्लिकेशन बताना है। डीएनए रेप्लिकेशन करने के लिए डीएनए चाहिए और डीएनए कहाँ से मिला उनको, बैक्टीरिया से मिला, ई कोलाई बैक्टीरिया से। तो हमारे मिचेल्सन एंड स्टाल ने क्या किया, उन्होंने एक न्यूट्रिएंट मीडियम में बहुत सारे ई कोलाई बैक्टीरिया ग्रो किए और उस मीडियम में नाइट्रोजन के दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स डाले, मतलब ऐसे दो अलग अलग मीडियम, ये मीडियम नंबर 1 और ये मीडियम नंबर 2। इस मीडियम में अलग नाइट्रोजन और इस मीडियम में अलग नाइट्रोजन। तो देखो क्या किया हमारे साइंटिस्ट ने, इधर N14 बराबर से लिख देते हैं। हाँ, तो हमारे साइंटिस्ट ने क्या किया, दे कल्चर्ड, कल्चर करना यानी ग्रो करना, bacteria E. coli in the medium containing light nitrogen N14 and obtain equilibrium density gradient band by using 6 molar cesium chloride solution. The position of this band is recorded. मतलब उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस बैक्टीरिया को न्यूट्रिएंट मीडियम में ग्रो किया, ई कोलाई बैक्टीरिया को N14 वाले न्यूट्रिएंट मीडियम में ग्रो किया। कौन से मीडियम में ग्रो किया उन्होंने, N14 वाले न्यूट्रिएंट मीडियम में ग्रो किया और फिर इस बैक्टीरिया को उन्होंने ट्यूब में डाला। इस बैक्टीरिया को क्या किया उन्होंने, ट्यूब में डाला और उस ट्यूब में ऑलरेडी सीजियम क्लोराइड का सोल्यूशन है। किसका सोल्यूशन है, पहले से सीजियम क्लोराइड का सोल्यूशन है, ठीक है। अब इन बैक्टीरिया को, चलो बैक्टीरिया दूसरे कलर से बना लेते हैं ताकि आपको डिफरेंस समझ में आए। अब ये जो बैक्टीरिया है इनका डीएनए अलग होगा, तो जब आप इन बैक्टीरिया को इस ट्यूब में मिक्स करोगे तो ये बैक्टीरिया पूरे अलग अलग जगह पे फैले रहेंगे। जब आप इनको सेंट्रीफ्यूगेट करोगे तो क्या होगा, ये भी सेटल हो जाएंगे। कोई भी चीज़ हो, बैक्टीरिया हो या कोई भी चीज़ हो, जब आप उसको हाई स्पीड में रोटेट करते हो तो वो सेटल होने लग जाता है, वो एक बैंड बना लेता है। जैसे समझो आप समंदर से पानी लेकर आते हो तो पानी में मिट्टी होती है, आप उस मिट्टी और पानी को कितना भी मिक्स करो, एक टाइम के लिए उसको जब आप छोड़ दोगे तो मिट्टी नीचे जम जाएगी और पानी ऊपर आ जाएगा। ठीक उसी तरीके से हमने क्या किया, हमने ई कोलाई बैक्टीरिया को न्यूट्रिएंट मीडियम में ग्रो किया और इस न्यूट्रिएंट मीडियम में हमने कौन सा नाइट्रोजन डाला था, N14 वाला नाइट्रोजन डाला था। और जब हमने इस बैक्टीरिया को, जिसमें कौन सा नाइट्रोजन है, ये जो ई कोलाई बैक्टीरिया है इसके डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन होगा, N14 का नाइट्रोजन होगा। तो जब हमने ऐसा बैक्टीरिया सीजियम क्लोराइड के सॉल्यूशन के साथ मिक्स किया और उसका सेंट्रीफ्यूगेशन किया तो हमको क्या देखने को मिला, हमको ऐसे दो बैंड्स देखने को मिले। एक सीजियम क्लोराइड का बैंड देखने को मिला जो थोड़ा मोटा था क्योंकि सीजियम क्लोराइड मोटा मॉलिक्यूल है, और एक दूसरा बैंड देखने को मिला जहाँ पर ई कोलाई बैक्टीरिया के सारे सेल्स अक्यूमुलेट हो गए थे और ये थोड़ा लाइट, थोड़ा पतला बैंड था। सीजियम क्लोराइड का बैंड थोड़ा मोटा होता है क्योंकि उसमें ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होते हैं और N14 का डीएनए थोड़ा पतला होता है क्योंकि वो हल्का मॉलिक्यूल है। तो हमको क्या देखने को मिला कि इधर पे
सीजियम क्लोराइड के ऊपर सारे N14 मॉलिक्यूल्स एक्यूमुलेट हो गए, यानी कि सीजियम क्लोराइड हैवी है। देखो मैं बताती हूँ कि कैसे पता चलेगा डीएनए रेप्लिकेशन। आप सोच रहे होगे अरे इधर डीएनए रेप्लिकेशन कैसे हो रहा है, तो ध्यान दो, आपको सब समझ में आएगा। तो क्या बोला हमने, मीसलसन एंड स्टाल ने ई कोलाई बैक्टीरिया ग्रो किया न्यूट्रिएंट मीडियम में। न्यूट्रिएंट मीडियम में एक मीडियम में N14 यूज़ किया और एक मीडियम में उन्होंने कौन सा नाइट्रोजन यूज़ किया है, N15 नाइट्रोजन यूज़ किया है। कौन सा, N15। तो N14 वाला नाइट्रोजन ई कोलाई उन्होंने सेंट्रीफ्यूगेट किया तो ऐसा बैंड देखने को मिला। अब उन्होंने जो बैक्टीरिया N15 वाले मीडियम में ग्रो किया था, जो बैक्टीरिया उन्होंने N15 वाले मीडियम में ग्रो किया था, उसको भी उन्होंने सेंट्रीफ्यूगेट किया। उसको भी क्या किया उन्होंने, सेंट्रीफ्यूगेट करके देखा। तो ये समझो ये आपका सीजियम क्लोराइड का बैंड है। ये कौन सा बैंड है अपना, सीजियम क्लोराइड का बैंड है। और इसी बैंड के पास, इसी बैंड के ऊपर आपका N15 वाला बैंड भी देखने को मिला। कौन सा बैंड देखने को मिला, N15 वाला बैंड। मतलब जहां पर सीजियम क्लोराइड का बैंड था वहीं पर N15 का भी बैंड बन रहा है। थोड़ा सा डिस्टेंस है सिर्फ एक दूसरे के बीच में, एकदम छोटा सा माइन्यूट सा डिस्टेंस है ऐसे, मतलब दोनों मिक्स हैं। सीजियम क्लोराइड और N15 वाला बैंड दोनों एक ही लेवल पे आया। क्यों, क्योंकि दोनों का मॉलिक्यूलर वेट सेम है। N14 लाइट नाइट्रोजन है, हल्का है, तो वो ऊपर ऊपर रहेगा। सीजियम क्लोराइड भारी है तो वो नीचे नीचे आ जाएगा। और इस केस में सीजियम क्लोराइड भी भारी है और N15 भी भारी है, तो दोनों नीचे आ जाएंगे, दोनों साथ में रहेंगे। तो देखो सेकंड पॉइंट में क्या बताया गया है हमको, E. coli cells were then transferred to N15 medium and allowed to replicate for several generations at equilibrium point. Density gradient band was obtained by using 6 molar cesium chloride. The position of this band is recorded. तो आपकी टेक्स्ट बुक में भी देखो ये डायग्राम बताया गया है। क्या बताया गया है हमको टेक्स्ट बुक वाले डायग्राम में, कि हमने सबसे पहले ई कोलाई का बैक्टीरिया लिया। देखो टेक्स्ट बुक के डायग्राम में क्या बताया गया है, आपने ई कोलाई का, टेक्स्ट बुक का डायग्राम मत देखो, आप मेरी बात ध्यान से सुनो। आपने ई कोलाई का बैक्टीरिया लिया, उसको एक न्यूट्रिएंट मीडियम में ग्रो किया जिसमें N14 नाइट्रोजन था, और वापस से ये सेम ई कोलाई का बैक्टीरिया आपने N15 मीडियम में डाला। देखो मैं क्या बोल रही हूँ, पहले ई कोलाई का बैक्टीरिया लिया, N14 में अलग से ग्रो किया। दूसरा ई कोलाई का बैक्टीरिया लिया, उसको N15 में अलग से ग्रो किया, उसका बैंड मेजर किया। तो क्या देखने को मिला कि सीजियम क्लोराइड और N15 का बैंड एक साथ आता है। अब नेक्स्ट स्टेप में उन्होंने क्या किया कि ये जो N14 वाले बैक्टीरिया थे, इस N14 वाले बैक्टीरिया को उन्होंने N15 के साथ मिक्स कर दिया। क्या कर दिया हमारे साइंटिस्ट ने, ये जो N14 वाले बैक्टीरिया हमको मिले, ये जो N14 वाले बैक्टीरिया हमको मिले, N14 वाले बैक्टीरिया जो हमको मिले, इसको इन्होंने किस में डाल दिया, N15 वाले मीडियम में डाल दिया। तो अब हमको इधर पे क्या देखने को मिलेगा, हमको इधर पे जो बैक्टीरिया देखने को मिलेंगे, उन बैक्टीरिया में कुछ बैक्टीरिया N14 टाइप के होंगे और कुछ बैक्टीरिया N15 टाइप के होंगे। N14 टाइप के, N15 टाइप के, मतलब अब यहाँ पर हमको मिक्सचर देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है, हमको मिक्सचर देखने को मिल रहा है। आपके टेक्स्ट बुक में यही बताया गया है, हाइब्रिड डीएनए। देखो पहले उन्होंने प्योर N14 बैक्टीरिया ग्रो किया, इस N14 बैक्टीरिया को उन्होंने न्यू प्लेट में डाला, न्यू मीडियम में मिक्स कर दिया, और उस मीडियम में कौन सा नाइट्रोजन था, N15 नाइट्रोजन था। तो अब ये N14 वाला नाइट्रोजन N15 के साथ मिक्स होके अब N14 N15 दोनों टाइप का बैंड दे रहा है। तो देखो जब उन्होंने इस प्लेट के बैक्टीरिया को निकाला उन्होंने, और जब उन्होंने इस बैक्टीरिया को सोल्यूशन के अंदर डाला, सीजियम क्लोराइड के सोल्यूशन के अंदर, तो क्या देखने को मिला, जहां पर सीजियम क्लोराइड का बैंड था वहीं पर उसी के आसपास दो बैंड देखने को मिले। कौन से दो बैंड देखने को मिले, एक हमको देखने को मिला N15 का बैंड, और उसके जस्ट ऊपर हमको देखने को मिला N14 का बैंड। मतलब अब ये जो ट्यूब है, इस ट्यूब में दोनों टाइप के सेल्स हैं। N15 का बैंड भी देखने को मिल रहा है, N14 का बैंड भी देखने को मिल रहा है। बैक्टीरिया एक ही है, ई कोलाई बैक्टीरिया है, लेकिन उस ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर जो डीएनए है, अब उस डीएनए में दोनों टाइप का नाइट्रोजन है। N15 का नाइट्रोजन भी है, N14 का नाइट्रोजन भी है। ये बैंड कब देखने को मिलता है, जब बैक्टीरिया को आप सेंट्रीफ्यूज करते हो तो बैक्टीरिया का बाहर का वॉल टूट जाता है। देखो बैक्टीरिया के अंदर डीएनए है, जब आप इस बैक्टीरिया को सेंट्रीफ्यूज करोगे तो उसका ये वॉल ब्रेक हो जाएगा
जाएगा और अंदर बचेगा सिर्फ डीएनए। तो ये डीएनए जमा हो के बैंड बनाता है। क्या बनाता है? ये डीएनए जमा हो के बैंड बनाता है। तो हमको क्या देखने को मिला कि जब हमने N14 वाले बैक्टीरिया को N15 वाले मीडियम में मिक्स किया तो अब जो इसमें से बैक्टीरिया निकल रहे हैं उन बैक्टीरिया में दोनों टाइप का डीएनए देखने को मिल रहा है। यानी कि आधा डीएनए ओरिजिनल है, लाइट वाला है, और आधा डीएनए न्यू है, क्योंकि मैंने न्यू मीडियम इंट्रोड्यूस किया। ओके, तो देखो आगे नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताया गया है। The heavy DNA molecule can be distinguished from normal DNA by centrifugation in a 6 molar cesium chloride density gradient. The density gradient value of 6 molar cesium chloride and N15 DNA is almost same। मतलब ये जो चीज़ है ना, यही बोली गई है कि सीजियम क्लोराइड का डेंसिटी और N15 का डेंसिटी सेम है, इसीलिए दोनों के बैंड्स इक्वल दिखते हैं। लेकिन N14 का जो बैंड होता है वो पतला होता है। इधर ध्यान से देखो, N14 का बैंड पतला है, N15 का बैंड मोटा है। N15 का बैंड और सीजियम क्लोराइड का बैंड सेम है। तो कैसे पता चलेगा कि नॉर्मल डीएनए कौन सा है और हैवी डीएनए कौन सा है? जो डीएनए पतला बैंड बनाएगा मतलब वो नॉर्मल बैंड है, और जो डीएनए मोटा बैंड बनाएगा मतलब वो हैवी डीएनए है। और ये बैंड कहाँ देखने को मिलते हैं? जब आप अपनी ट्यूब को, एक ऐसा बॉक्स रहता है उसको हम बोलते हैं यूवी चेंबर, अल्ट्रावायलेट चेंबर। सब लाइट बंद करके जब आप अपनी ट्यूब को उस चेंबर में डालते हो, उस बॉक्स में डालते हो, तो ये आइसोटोप चमक कर दिखते हैं। ओके, या आप इनका फोटो भी निकाल सकते हो एक्सरे फिल्म की मदद से। ओके, ऑल राइट। तो अब देखो आगे क्या बताया गया है। इन दिस बोथ द स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर लेबल्ड विथ N15। तो हमको क्या देखने को मिला कि जब आपने स्टार्टिंग में ई कोलाई बैक्टीरिया N14 में ग्रो किया तो सिर्फ N14 डीएनए देखने को मिला। लेकिन जब आपने N14 वाला डीएनए N15 के साथ मिक्स कर दिया, जब आपने N14 वाला डीएनए N15 के साथ मिक्स कर दिया तो आपको दोनों देखने को मिल रहा है। दोनों बनने से पहले क्या हुआ, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रही हूँ। ये हाइब्रिड डीएनए बनने से पहले आपका N15 वाला डीएनए बना। हाइब्रिड डीएनए बनने से पहले आपका क्या बना? सिर्फ और सिर्फ N15 वाला डीएनए बना, क्योंकि जो हैवी होता है ना वो जल्दी ज़्यादा अपने आप को रेप्लिकेट करता है। जो मॉलिक्यूल हैवी रहता है वो अपने आप को जल्दी ज़्यादा रेप्लिकेट करता है। देखो ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होना है, ये टॉपिक समझ में आ रहा है तो पढ़ना है, नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। एक टॉपिक स्किप करने से कुछ ज़्यादा भारी फर्क नहीं पड़ेगा। जिनको समझ में आ रहा है वेल एंड गुड। एक चीज़ याद रखो कि आपको प्रूव करना है कि डीएनए सेमी कंजर्वेटिव के मोड में कैसे रेप्लिकेट होता है। तो ई कोलाई बैक्टीरिया को N14 में ग्रो किया तो पतला बैंड मिला, N15 में ग्रो किया तो मोटा बैंड मिला। N15 में जब हमने ग्रो किया था तो हमको मोटा बैंड मिला था, और जब हमने N14 N15 दोनों को मिक्स किया तो हमको हाइब्रिड डीएनए देखने को मिला। क्या देखने को मिला हमको? हाइब्रिड डीएनए। तो आगे देखो क्या बताया गया है। सच ई कोलाई सेल्स वर देन ट्रांसफर्ड टू अनदर मीडियम कंटेनिंग N14। तो अब हमने क्या किया, ये जो हाइब्रिड मॉलिक्यूल है इसको हमने फिर से न्यू मीडियम में ट्रांसफर कर दिया। इसको हमने क्या कर दिया, इसको हमने फिर से न्यू मीडियम में ट्रांसफर कर दिया। और उस मीडियम में कौन सा नाइट्रोजन मॉलिक्यूल था? N14। मतलब पहले ओरिजिनल N14 में ग्रो किया ई कोलाई को, फिर उसको N15 में डाला तो हाइब्रिड डीएनए देखने मिला। अब इस डीएनए को वापस N14 में डाल दिया तो अब क्या देखने को मिलेगा आपको? अब आपके पास ज़्यादा N14 है तो कुछ डीएनए आपको हाइब्रिड टाइप के देखने को मिलेंगे, मतलब N14 N15 दोनों टाइप के, और कुछ डीएनए आपको सिर्फ और सिर्फ N14 के टाइप के ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहता है वही बैंड ज़्यादा दिखाई देगा। तो ये N14 वाली मीडियम में N14 ज़्यादा है, मतलब N14 वाला जो मीडियम है इसमें लाइट नाइट्रोजन ज़्यादा है, और लाइट नाइट्रोजन ज़्यादा है तो डीएनए वैसा ही रेप्लिकेट करेगा, क्योंकि ये तो ओरिजिनल कंडीशन के जैसा है। मैंने आपको क्या बोला था, ये कंफ्यूजिंग अगर लग रहा है तो इतना याद रखो, आपका जो पेरेंट डीएनए होता है वो सिर्फ थोड़े टाइम के लिए सेपरेट होता है ताकि न्यू डीएनए बने। तो यहाँ पे न्यू डीएनए मिल गया हमको। न्यू डीएनए बनने के बाद ये डीएनए अलग हो जाता है और पेरेंट डीएनए वापस एक साथ जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर अब आपको क्या देखने को मिलेगा, जब यहाँ पर 1-2 जनरेशन के बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, ऐसे आपको 2 ओरिजिनल पेरेंट स्ट्रैंड्स देखने को मिलेंगे और बाकी के 2 स्ट्रैंड्स जो हैं वो आपको न्यू देखने को मिलेंगे। ऐसा कुछ आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो ये कैसे हुआ, ये स्ट्रैंड जब सेपरेट हुआ होगा
तो ये दो न्यू स्ट्रैंड्स बने होंगे। और ये स्ट्रैंड ओरिजिनल कैसे बना, ये अकेला स्ट्रैंड कैसे बना, क्योंकि बहुत सारे नाइट्रोजन 15 है, नाइट्रोजन 14 है, तो N14 के साथ बाइंड होके अपना ओरिजिनल स्ट्रैंड बनते रहेगा, पेरेंट स्ट्रैंड बनते रहेगा, और जो पुराने पेरेंट हाइब्रिड स्ट्रैंड है वो अपना रेप्लिकेशन चालू रखेंगे, तो ओरिजिनल स्ट्रैंड भी बनता है और जो न्यू स्ट्रैंड है वो भी बनता है। इसका मतलब हाफ पुराना डीएनए है और हाफ डीएनए न्यू है। देखो, दो स्ट्रैंड्स पुराने हैं, दो स्ट्रैंड्स न्यू हैं, यानी कि हाफ डीएनए कंजर्व हो रहा है और हाफ डीएनए नया बन रहा है। इसको बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो वीडियो को 2 बार देखो, समझ जाएगा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। आपने ई कोलाई बैक्टीरिया को पहले N14 में ग्रो किया तो वो N14 वाला डीएनए बता रहा था। आपने ई कोलाई बैक्टीरिया को N15 में ग्रो किया तो सिर्फ N15 वाला डीएनए था। जब आपने 14-15 मिक्स कर दिया तो हमको हाइब्रिड डीएनए देखने को मिला। अब इस हाइब्रिड डीएनए को जब आप वापिस N14 में डालोगे तो आपको 2 डीएनए हाइब्रिड देखने को मिलेंगे, लेकिन बाकी के डीएनए वापिस N14 के जैसे ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि मीडियम में क्या है, N14 है। सच ई कोलाई सेल्स वर देन ट्रांसफर्ड, इधर पे दे लिखा है, उधर देन आएगा। सो सच ई कोलाई सेल्स वर देन ट्रांसफर्ड टू अनदर मीडियम कंटेनिंग N14, दैट इज नॉर्मल नाइट्रोजन। After first generation, the density gradient band for N14 N15 was obtained and its position was recorded. After second generation, 2 density gradient bands were obtained, one at N14 N15 position and the other at N14 position. मतलब जैसे जैसे जनरेशन होते जाएगा N15 की मात्रा कम होते जाएगी, क्योंकि मीडियम में सिर्फ N14 है, N15 कम होते जाएगा तो न्यू स्ट्रैंड्स कम बनेगा और ओरिजिनल स्ट्रैंड्स वापस आते जाएगा। तो जितना ज़्यादा आप सेल को अलग अलग वैरायटी दोगे, आपका सेल नया नया डीएनए बनाएगा, लेकिन पूरा नया डीएनए नहीं बनेगा, पुराने स्ट्रैंड्स भी रहेंगे, यानी हाफ डीएनए पुराना होगा, हाफ डीएनए नया होगा, और इसको बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। So the position of bands after 2 generations clearly proved that DNA replication is semi-conservative. तो इस तरीके से मीसलसन एंड स्टाल ने प्रूव कर दिया कि डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है वो सेमी कंजर्वेटिव मोड में होता है। याद रखो, सेमी कंजर्वेटिव यानी कि हाफ स्ट्रैंड्स पुराना और हाफ स्ट्रैंड्स नया। मीसलसन एंड स्टाल का ये एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। आप YouTube पे इसके एनिमेटेड वीडियोस भी देखोगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। मेरा वीडियो देखकर समझ में आ रहा है तो वेल एंड गुड। देखो, मैं ऐसी टीचर नहीं हूँ जो बोलेगी कि सिर्फ मेरा ही वीडियो देखो। जहाँ से ज्ञान मिले बटोरते जाओ। अल्टीमेटली गोल क्या होता है कि आपको समझ में आना चाहिए। अगर मेरे से समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, दूसरे वीडियोस देखो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर एक टीचर हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे से बता ही पाए। मैंने अपना बेस्ट किया ये टॉपिक एक्सप्लेन करने का। अगर समझ में आया है तो लाइक बटन पे क्लिक कर देना, कमेंट सेक्शन में बता देना कि हाँ मैम समझ में आया। अगर समझ में नहीं आया है तो और भी एनिमेटेड वीडियोज़ हैं, उन एनिमेटेड वीडियोज़ को देखो और फिर से मेरी वीडियो देखो तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो देखते वक्त थोड़ा सा मज़ा आया होगा, आई होप। और अगर नहीं भी आया है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, क्योंकि सिलेबस में दिया हुआ है। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लो। एग्जाम के लिए सिर्फ 3 महीने बचे हैं, 3 महीने से भी कम दिन। तो हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं आपका सिलेबस जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने के लिए। आई होप आप लोग टेस्ट सीरीज बराबर से अटेम्प्ट कर रहे हो। और हम 8 फरवरी से लाइव सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। लाइव सेशन के बारे में सारी डिटेल्स आपको 7 फरवरी को दी जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पर। तो अब तक अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन पे जाओ, टेलीग्राम की लिंक दी है, ज्ञान लैब सर्च करो और ऑटोमेटिकली आप ग्रुप के मेंबर बन जाओगे और वहां पर आपको सारा अपडेट मिलते जाएगा। तो बने रहिए चैनल के साथ और पढ़ते रहिए, हेल्दी रहिए। थैंक यू, सी यू सून, स्टे ट्यून्ड।